अशोक महान बनने से पहले वह मौर्य साम्राज्य में एक युवा महत्वाकांक्षी राजकुमार था। अपने भाइयों से दबा हुआ और चुना हुआ वारिस नहीं था। फिर भी अशोक की तीव्र महत्वाकांक्षा और सैन्य शक्ति ने उसे सबसे अलग कर दिया। उसने दूर के प्रांतों में विद्रोहों को कुचल दिया, जिससे एक क्रूर और सक्षम नेता के रूप में उसकी पहचान बनी। मौर्य दरबार साजिशों का अड्डा था, जिसमें गुट सत्ता के लिए होड़ कर रहे थे। अशोक हालांकि सेना में लोकप्रिय था, जानता था कि उसकी स्थिति अनिश्चित है। उसके पिता की मृत्यु के बाद किंवदंतियों का कहना है कि अशोक ने खूनी संघर्ष के माध्यम से सिंहासन पर कब्जा कर लिया। प्रतिद्वंद्वियों, जिसमें उसके अपने भाई भी शामिल थे, को खत्म कर दिया। नियति से प्रेरित होकर उसे विश्वास था कि वह चंद्रगुप्त की विरासत का सही उत्तराधिकारी है, जो किसी भी कीमत पर उपमहाद्वीप को एकजुट करने के लिए दृढ़ था। यह अशोक अपने शासनकाल की शुरुआत में था, एक दुर्जेय अथक योद्धा, इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने के लिए तैयार। सम्राट के रूप में अशोक की महत्वाकांक्षा और बढ़ गई। एक क्षेत्र ने उसे चुनौती दी। कलिंग भारत के पूर्वी तट पर एक समृद्ध स्वतंत्र राज्य। व्यापार मार्गों पर कलिंग का नियंत्रण और उसकी तीव्र स्वतंत्रता ने इसे एक पुरस्कार और एक खतरा दोनों बना दिया। अशोक ने इसे अपने साम्राज्य को पूरा करने और आर्थिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए आवश्यक माना। उसने अपनी विशाल सेना को संगठित किया। एक त्वरित जीत का भरोसा था, जबकि कलिंग के लोग अपनी स्वतंत्रता की हर कीमत पर रक्षा करने के लिए तैयार थे। अशोक और इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाले युद्ध के लिए मंच तैयार था। कलिंग युद्ध अशोक की कल्पना से भी परे एक भीषण रक्तपात था। कलिंग के लोगों ने भयंकर लड़ाई लड़ी, हर गांव को युद्ध का मैदान बना दिया। मौर्य सेना ने विनाश फैलाया, जिससे भूमि खून से लथपथ हो गई। नागरिकों को भयानक पीड़ा हुई, शहर जल गए, परिवार नष्ट हो गए और युद्ध के बाद अकाल पड़ा। अशोक के अपने शिलालेखों में चौंकाने वाले नुकसान दर्ज हैं। 100,000 से अधिक मारे गए, 150,000 बंदी बनाए गए और अनगिनत अन्य बीमारी और भूख से मर गए। परिणाम का सर्वेक्षण करते हुए अशोक को अंतहीन पीड़ा का सामना करना पड़ा। लाशों के ढेर, शोक संतप्त परिवार और एक राज्य जो खंडहर में बदल गया था। जीत खोखली महसूस हुई, विजय की कीमत असहनीय थी। उस पल में क्रूर विजेता को अपने किए पर अपराध बोध और भय से घेर लिया गया। जिस युद्ध का उद्देश्य उसकी विरासत को सुरक्षित करना था, उसने उसकी आत्मा को तोड़ दिया। कलिंग के अत्याचारों से त्रस्त होकर अशोक बदल गया। जीत का गर्व गहरे पश्चाताप में बदल गया। उसने अपने शासन के मूल और उस हिंसा पर सवाल उठाया जो उसने फैलाई थी। अशोक के संकट ने उसे एक नया रास्ता खोजने के लिए प्रेरित किया। उसे बुद्ध की शिक्षाओं में सांत्वना मिली, अहिंसा, करुणा और नैतिक कर्तव्य। बौद्ध भिक्षुओं ने भूमि नहीं बल्कि दिलों को जीतने की बात कही। उनका संदेश अशोक की मुक्ति की लालसा से मेल खाता था। धीरे धीरे उसने बौद्ध धर्म को अपनाया, आक्रामक युद्ध को त्याग दिया और घोषणा की कि सच्ची विजय धर्म धार्मिकता के माध्यम से थी। यह क्रांतिकारी था। सत्ता के शिखर पर एक सम्राट तलवार से नहीं बल्कि शांति से शासन करने की कसम खा रहा था। अशोक का पश्चाताप एक नए दृष्टिकोण की नींव बन गया। करुणा और नैतिक कानून द्वारा निर्देशित एक साम्राज्य, योद्धा राजा एक विवेकशील शासक के रूप में फिर से पैदा हुआ। बौद्ध धर्म के प्रति अशोक की प्रतिबद्धता उसके शासनकाल का दिल बन गई। उसने धर्म को एक सार्वभौमिक संहिता के रूप में अपनाया। अहिंसा, सहिष्णुता, सम्मान और सभी प्राणियों के लिए देखभाल। अशोक ने इन सिद्धांतों को राज्य नीति बनाया। बौद्ध पवित्र स्थलों की तीर्थ यात्राएं की और विश्वास को एकजुट करने के लिए तीसरी बौद्ध परिषद बुलाई। उसने श्रीलंका और उसके बाहर मिशनरी भेजे, जिसमें उसके अपने बच्चे भी शामिल थे, जिससे पूरे एशिया में बौद्ध धर्म फैल गया। अशोक के संरक्षण ने बौद्ध धर्म को एक स्थानीय संप्रदाय से एक विश्व धर्म में बदल दिया। उसने हजारों स्तूपा और विहार बनवाए, सीखने और करुणा को बढ़ावा दिया। उसकी भक्ति जबरन धर्मांतरण के बारे में नहीं थी, बल्कि एक न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण समाज को बढ़ावा देने के बारे में थी। अपने नए दर्शन को साझा करने के लिए अशोक ने अपने साम्राज्य भर में अपने शिलालेख पत्थरों पर खुदवाए। ये शिलालेख स्थानीय भाषाओं में कलिंग पर उसके पश्चाताप, अहिंसा को अपनाने और धार्मिक सहिष्णुता के लिए उसकी पुकार को समझाते थे।
अशोक ने पशु बलि पर प्रतिबंध लगा दिया, कल्याण को बढ़ावा दिया और सार्वजनिक कार्य शुरू किए। पेड़ लगाना, कुएं खोदना, अस्पताल बनाना और कमजोरों की देखभाल करना। उसने धम्म महामात्रों को नियुक्त किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि न्याय और करुणा उसके साम्राज्य के हर कोने तक पहुंचे। अशोक का शासन नैतिक प्रेरणा से शासन करने का एक क्रांतिकारी प्रयोग बन गया, न कि डर से। उसके शिलालेख एक ऐसे शासक के स्मारक के रूप में बने हुए हैं जिसने माना कि सच्ची शक्ति अपने लोगों के कल्याण में निहित है। मौर्य साम्राज्य करुणा और न्याय का प्रतीक बन गया। अशोक की विरासत इसलिए कायम है क्योंकि उसने विजय के बजाय करुणा को चुना। उसे अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी शक्ति के चरम पर हिंसा को त्यागने के लिए याद किया जाता है। इतिहास में एक दुर्लभ कार्य। उसके प्रतीक अशोक चक्र और सिंह शीर्ष आधुनिक भारत के केंद्र में हैं, जो शांति और न्याय के आदर्शों का प्रतीक हैं। अशोक के संरक्षण ने बौद्ध धर्म को एक वैश्विक विश्वास बना दिया, जिससे उसकी ज्ञानोदय का संदेश महाद्वीपों में फैल गया। उसने राजशाही को फिर से परिभाषित किया, यह साबित करते हुए कि एक शासक की महानता उस शांति और समृद्धि में निहित है जिसे वह बढ़ावा देता है। उसके शिलालेख पत्थरों पर खुदे हुए 2 सहस्राब्दियों के बाद भी अहिंसा और कल्याण की बात करते हैं। अशोक महान आशा का प्रतीक बने हुए हैं, एक शासक जिसने दुनिया को मुक्ति और नैतिक नेतृत्व की शक्ति दिखाई।